कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना शॉट को लेकर जल्दी से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा आकर घबराते हुए सबसे कहने लग जाता है जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वो सारे मैजिकल बीस्ट हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और ये बात को सुनने के बाद सभी गाँव वाले वो लड़के से कहने लगते हैं तुम जल्दी से सभी बच्चों को लेकर ऊपर केव में छुप जाओ। लेकिन जब भी हमारा मेन कैरेक्टर सभी बच्चों को लेकर केव में जा रहा होता है, अचानक से उस जगह पर काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट को लेकर जल्दी से वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दूसरी साइड तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो जल्दी से उन सभी बच्चों में से एक लड़की को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। और वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन इतने में उस जगह पर वही मॉन्स्टर आकर दो बच्चे को खा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता, वो जैसे तैसे करके वो लड़की को उठाकर केव में चला जाता है। लेकिन आगे लड़ाई खत्म होने के बाद जब भी हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा गाँव पे जाता है, वो यहाँ पर ये गाँव का हालत को देखकर तो काफी ज्यादा सैड हो गया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो गांव पे अभी कोई भी जिंदा नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बंदा आकर उससे पूछने लग जाता है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और तभी हम लोग दूर से हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक गड्ढा खोद रहा था, और वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको गाँव वाले के सभी लाशें दफनाना था। लेकिन तभी अचानक से वो खुदाई करते करते अचानक से नीचे गिर जाता है, जो देखकर वो बंदा उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुमको क्या हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने काफी दिनों से सोया नहीं हूँ। जो सुनकर वो आदमी जल्दी से उसको कुछ खाना और पानी देता है, और आगे सभी को दफनाने के बाद वो आदमी उसको बताने लग जाता है मैं असल में डार्क किंगडम के एक नाइट हूँ। और उसका ये बात के सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछने लग जाता है कि तुम जो कह रहे हो क्या ये वही डार्क किंगडम है जिसका रूलर किंग ऑफ डार्कनेस है। और उसका ये बात के सुनकर आगे वो आदमी उसको काफी गौर से देखने लग जाता है, और कुछ देर देखने के बाद आगे वो आदमी उसको एक शॉट देते हुए उससे कहने लग जाता है तुम्हें आपसे रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज तुमको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम कभी भी नहीं रोओगे। और आगे जब भी हमारा मेन कैरेक्टर वो शॉट को उठाता है, अचानक से वो आदमी उसके ऊपर अटैक करके इजीली उसको हरा देता है। और ये कर आगे वो आदमी उससे कहने लगता है अगर तुम ये कर्स वर्ल्ड के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम्हारा जीना यहाँ पर बेकार है, और इसी वजह से मैं तुमको आज अभी खत्म करने वाला हूँ। ये कहकर आगे वो हमारा मेन कैरेक्टर के साथ फाइट करने लग जाता है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरी साइड हमारा मेन कैरेक्टर का दिमाग तो पूरा सटक गया था, और इसी वजह से आगे वो दोबारा फाइट में कमबैक करता है और वो आदमी को इजीली हरा देता है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वो आदमी से कहने लग जाता है कि तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा वो सारा कुछ बिल्कुल गलत था, और इसी वजह से कुछ ही हो जाए मैं यहाँ का किंग बनकर रहूंगा। जिस पर वो आदमी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह किंग बनने की काफी ज्यादा कोशिश किया था, लेकिन लास्ट में जाकर मैं किंग नहीं बन पाया। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम किंग बन सकते हो। और मैं तुमको बता दूं शहर के अंदर मेरा एक मैंशन है, और अगर तुम वहाँ पर मेरे शॉट को लेकर जाओगे तो वेलिस नाम का एक नाइट तुमको पहचान लेगा, जहाँ पर वेलिस तुमको तुरंत ही अपना मास्टर मान लेगा। ये बताते बताते अचानक से वो आदमी वहाँ पर ही मारा जाता है, और आगे देखते देखते कुछ ही देर में हमारा मेन कैरेक्टर का पूरा बॉडी ग्लो होने लग जाता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो आदमी मरने से पहले अपना सारा पावर उसे दे दिया था, और इसी वजह से आज से हमारा मेन कैरेक्टर द प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस है, जो कि आगे चलकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाला है। और तभी हम लोग दूसरा एक लड़की को देखते हैं जो कि एक डार्कनेस का डीमन से लड़ रही थी, और तभी हम लोग नीचे काफी सारे नाइट को देखते हैं जो कि उसको फाइट करता हुआ देखकर कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए हम सभी ये डीमन को मैंशन के अंदर नहीं जाने देंगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे सभी नाइट काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी एक एक करके सभी डीमन को खत्म करने लगते हैं। और तभी हम लोग उनमें से एक लड़की को देखते हैं जो कि अचानक से एक मैजिक कास्ट करती है, और असल में ये मैजिक की वजह से तो वहाँ के सभी नाइट का पावर काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और इसी वजह से आगे सभी नाइट मिलकर काफी इजीली वो सभी डीमन को खत्म कर देते हैं। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही दोबारा लड़की को देखते हैं जो कि डीमन से लड़ाई कर रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में यहाँ की क्वीन है जिसका नाम आयरिस है। फिर शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर आयरिस एक बालकनी में खड़ी हुई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि लाइट और डार्कनेस के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, और कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज किसी भी कीमत में करना ही होगा। और तभी हम लोग दूसरे हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ऐसा ही सड़कों पर भटक रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक आदमी आकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम्हारे पास ये शॉट कैसे आई। जिस पर वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें इससे क्या मतलब है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साथ वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने शॉट को निकालते हुए कहने लग जाता है कि ये शॉट असल में मेरे मास्टर की थी, और जल्दी से सच बताओ क्या तुमने ये शॉट को चुराया है। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और तभी हम लोग दूसरे व्हाइट किंगडम को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल था, और असल में ये क्रिस्टल का नाम रून ऑफ फाउंडर है। और वहाँ पर तो क्वीन आयरिस के साथ साथ उसके जैसे एक लड़की थी, जहाँ पर हमें इसका नाम पता चलता है जिसका नाम
सीमा था। और तभी अचानक से सीमा उससे कहने लग जाती है कि डार्क किंगडम धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। आयरिस बताती है अगर वर्ल्ड का बैलेंस बना रहेगा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और तभी हम लोग दूसरा एक छोटा सा बच्चे को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन कर रखेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही द फाउंडर ऑफ रून है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डीमन आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था और इसी वजह से आयरिस जल्दी से सभी डार्कनेस के डीमन से लड़ने के लिए चली जाती है। और तभी हम लोग दूसरा सीमा को देखते हैं जो कि अपना मैजिक का इस्तेमाल करके सभी को बता देती है कि सभी लोग अपने अपने घर पर ही रहे हैं और बाहर मत निकलना। और दूसरा जब भी आयरिस सभी डीमन को खत्म करने के लिए जा रही होती है, अचानक से उसके सामने काफी खतरनाक एक ड्रैगन आ जाता है और ये ड्रैगन का नाम असल में बाल था जो कि डार्क किंगडम के साथ साथ लाइट किंगडम को भी पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। और ये जानने के बाद तभी अचानक से उस जगह पर काफी सारे मेच आ जाते हैं जो कि अपना मैजिक की मदद से सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है। और इसी के साथ साथ उस जगह पर काफी सारा नाइट भी था जो कि अपने एरो के मदद से उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन इतने सारे अटैक के बावजूद भी दूसरे बाल को कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर तभी उस जगह पर एल्फ का लीडर आ जाते हैं जहाँ पर वो सर से कहने लगते हैं कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, मैं इसको हरा दूंगा। ये कहकर वो जल्दी से अपने लाइटिंग पावर के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से तो वो एक केज के अंदर बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पर दूसरा बाल भी थोड़ी ना कम था, वो अपने पावर के मदद से केज से निकल जाता है और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर दूसरा एल्फ का लीडर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और तभी हम लोग दूसरा डार्क किंगडम के कुछ सोल्जरों को देखते हैं और उन दोनों को यहाँ पर देखकर आगे एक नाइट उनसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से डार्क किंगडम के वो सोल्जरों को कुछ होने लग जाता है और यहाँ पर तो उन दोनों को डार्कनेस पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और इसी वजह से आगे सभी नाइट भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी हम लोग दूसरा बाल को देखते हैं और यहाँ पर तो आयरिस काफी अलग अलग मैजिक से उसके ऊपर बार बार हमला किए जा रही थी, लेकिन काफी हमला करने के बावजूद भी बाल को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी हम लोग दूसरा डार्क किंगडम को देखते हैं जहाँ पर वेलिस अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैजिस्ट्री कहाँ पर चले गए और आखिरकार वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। और तभी कुछ ही देर में उस जहाँ पर द किंग ऑफ डार्कनेस आ जाते हैं जहाँ पर वो वेलिस से कहने लग जाता है कि अब साथ में रहने का कोई भी फायदा नहीं है और इसी वजह से डार्कनेस को लाइट के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सभी जगह पर बस डार्कनेस देखना चाहता हूँ। और तभी हम लोग दूसरा हमारे मेन कैरेक्टर द प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि वेट के काफी देर से अपना शॉट को देखे जा रहा था और देखते देखते उस जगह पर वेलिस आ जाता है और उसे यहाँ पर देखकर आगे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से बताओ क्या तुम मुझे शॉट चलाना सिखाओगे। वेलिस कहता है कि अच्छा ऐसा बात है और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि तुम अकेला नहीं हो जो कि किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहता है और अगर तुमको सच में किंग ऑफ डार्कनेस बनना है तो तुमको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसी वजह से जल्दी से तुम ये सभी बुक को पढ़कर कंप्लीट करो। और वैसे ही मैं ब्लैक किंगडम के सभी सोल्जर को ट्रेनिंग देता हूँ और अगर तुमको सच में शॉट चलाना सीखना है तो तुमको ये सभी बुक को पढ़कर कंप्लीट करना पड़ेगा। और आगे सभी बुक को कंप्लीट करने के बाद वो वेलिस से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वेलिस पहले दिन में उसको एक ड्रेस देते हुए उसको बताने लग जाता है कि असल में ये सभी के सभी ड्रेस के समा के हैं और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी ड्रेस तुम्हारे ऊपर पूरा फिट आएंगे। और तभी हम लोग दूसरा एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ ब्लैक किंगडम के काफी सारे नाइट थे, लेकिन जब भी वो ऊपर देखती है उसके सामने काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाती है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की भी थोड़ी ना कम था, वो एक ही झटके में अपने मैजिक के वजह से वो सभी बीस्टों को खत्म कर देती है। और आगे जब भी वो वहाँ से जाने वाली होती है अचानक से उसके ऊपर पीछे से एक मैजिकल बीस्ट हमला कर देती है जो देखकर ठीक टाइम पे उस जगह पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस आकर उसको बचा लेता है। जहाँ पर हमें ये लड़की का नाम पता चलता है जो कि ग्रोजा था। ग्रोजा, मुझे तो पता ही नहीं था कि फ्री फायर का गन भी यहाँ पर आ गया। और उसका ये नाम को सुनकर आगे हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको अपना नाम बताकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन अगली पल ग्रोजा उसका पीछा करते हुए एक होटल में चली जाती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ये शॉट काफी ज्यादा ही पसंद है और मैं तुमको बता दूं कि ये किंगडम पे एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें कि इस किंगडम के सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस हिस्सा लेने वाले हैं और जो भी ये किंगडम को जीतेगा वो फ्यूचर में जाकर किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाला है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग व्हाइट किंगडम को देखते हैं जहाँ पर क्वीन आयरिस के पास एक नाइट आकर बताने लग जाता है कि आखिरकार कल रात पे उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन दूसरी साइड तो आयरिस उसका बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती जहाँ पर वो काफी देर से कुछ सोचे जा रही थी। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन आयरिस ये किंगडम पे शांति बनाकर रखने के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन तभी उसके पास सीमा भी आ जाती है और उसको यहाँ पर देखकर आगे आयरिस उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको पता है कि आखिरकार क्वीन ऑफ लाइट क्या करती है। सीमा बताती है कि मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आयरिस बताती है कि हम दोनों में से कोई ना कोई क्वीन ऑफ लाइट बनने वाली है। और आगे वो दोनों द फाउंडर ऑफ रूम के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों इस बात का इंतजार कर रहे थे
थे कि आखिरकार द फाउंडर ऑफ रून उन दोनों में से किसको चुनने वाला है क्वीन ऑफ लाइट बनने के लिए। और तभी अचानक से वो क्रिस्टल के अंदर से एक आवाज आने लग जाती है कि आयरिस इस बार तुम क्वीन ऑफ लाइट बनने वाली हो और दूसरा सीमा द लीडर ऑफ ऑल द मैजेस्ट बनने वाले हो। और ये जानने के बाद आगे वो दोनों एक पिकनिक बनाने के लिए बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर तो वो दोनों ने काफी सारे फ्लावर को इकट्ठा किए थे और ये सारा कुछ खत्म करने के बाद आगे वो दोनों दोबारा महल पर आ जाते हैं और काफी सारा खाना खाते हैं। और आगे जब भी आयरिस अपने रूम पर जा रही होती है अचानक से उसके सामने व्हाइट किंगडम का नाइट आ जाता है और उसे यहाँ पर देखकर आयरिस उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको पता है द क्वीन ऑफ लाइट क्या करती है। लेकिन यहाँ पर तो वो नाइट को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आगे वो आयरिस से कहने लग जाता है कुछ भी हो लेकिन आप काफी अच्छी द क्वीन ऑफ लाइट बनने वाली हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस वही चीज के बारे में सोचे जा रही थी कि आखिरकार क्वीन ऑफ आयरिस क्या करती है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर डार्कनेस आ जाती है जो देखकर अपने पावर के मदद से वो उसको काफी इजीली हरा देती है। और तभी अचानक से आसमान से आयरिस को कोई बताने लग जाता है कि क्वीन ऑफ लाइट को हमेशा अकेलापन का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ साथ उसको दुश्मनों से लड़ना भी पड़ता है जब तक सारा कुछ ठीक ना हो जाए। और ये जानने के बाद आगे आयरिस भी यही करने का फैसला करती है। और तभी हम लोग दोबारा डार्क किंगडम का सीन को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी देर से अपना ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो टूर्नामेंट के अंदर सभी बंदों को हराकर किंग ऑफ डार्कनेस बन सके। और उसको इतना ज्यादा ट्रेनिंग करता हुआ देखकर आगे वाले से उससे कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही ये मैच जीतोगे। फिर अगले दिन पे हम लोग को टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक जगह पर खड़े हुए थे। और तभी हम लोग ये टूर्नामेंट का प्राइज को देखते हैं जो कि काफी बड़ा एक स्वॉर्ड होता है। और तभी हमें टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले इन सभी को काफी सारे मैजिकल बीस्ट से लड़ना पड़ेगा और आखिर में जो 2 लोग बचेंगे उन लोगों को एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा और इसमें जो भी जीतेगा वही फ्यूचर में जाकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाला है। और तभी इनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि मैं एक एक करके तुम सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। और आगे ग्रोजा सभी को बताने लग जाता है कि हमने यहाँ पर फर्स्ट एड पहले से ही रख के रखा है और इसी वजह से अगर किसी को चोट लगती है तो उसको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आगे जब भी फाइट स्टार्ट होता है एक एक करके सभी मैजिकल बीस्ट को खत्म करने लगते हैं और ये टूर्नामेंट तो धीरे धीरे करके काफी खतरनाक बनता जा रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक मैजिकल बीस्ट एक लड़की के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसको बचा लेता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुमने वो लड़की को क्यों बचाया। और तभी हम लोग काफी खतरनाक एक मैजिकल बीस्ट को देखते हैं और दिखने में तो ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जहाँ पर वो बीस्ट जल्दी से जाकर वो बंदे को पकड़ लेता है और उसको खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो जगह पर जाकर वो बीस्ट को खत्म कर देता है और यहाँ पर लास्ट में तो बस एक बंदा ही बचा हुआ था जो कि डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज दे देता है और इसी वजह से आगे इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे को काफी खतरनाक टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काफी इजीली उसको हरा देता है। लेकिन दूसरी साइड तो वो बंदा हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। इसी वजह से आगे हमारा मेन कैरेक्टर उसके गले पे स्वॉर्ड रखते हुए उससे कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर लोगों को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ और मैं किंग ऑफ डार्कनेस इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को खुश रख सकूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो पहले वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन कुछ ही देर में आगे वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। और तभी उस जगह पर ग्रोजा आ जाती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि तुमने फाइनली ये टूर्नामेंट को जीत लिया और इसी वजह से आज से ये शो तुम्हारी हुई और इसी के साथ साथ तुम ही फ्यूचर में जाकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाले हो। और तभी हमें वही बंदे का नाम पता चलता है जिसका नाम एडल था। लेकिन तभी उन लोगों को एक लेटर मिलता है जिसमें कि उन लोग को व्हाइट किंगडम पर जाना पड़ेगा। और तभी हम लोग दूसरी क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि अपना शॉट को लेकर आसमान पे उड़ रही थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ग्रोजा के साथ व्हाइट किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से ग्रोजा उससे कहने लग जाती है कि व्हाइट किंगडम असल में हमारा एनिमी किंगडम है, जिस पर एडल बताता है कि व्हाइट किंगडम के साथ साथ डार्क किंगडम के काफी पहले से लड़ाई चलता हुआ आ रहा है और अगर हमने वहाँ पर कुछ भी गलतियाँ की तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वापस से दोबारा डार्क किंगडम पे नहीं आ पाएंगे। और आगे कुछ ही देरों में वो लोग व्हाइट किंगडम के काफी नजदीक आ जाते हैं। और दूसरा हम लोग दोबारा क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि अभी भी कुछ सोचे जा रहा था। और दूसरा हम लोग दोबारा प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि फाइनली उस किंगडम पे पहुंच जाते हैं। और उन लोगों को यहाँ पर देखकर आगे उस जगह पर काफी सारे सोल्जर आ जाते हैं, देखकर आगे हमारा मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड निकालने वाला होता है। लेकिन तभी एडल उसको रोक देता है, जहाँ पर वो उसको समझाने लग जाता है कि ये सभी सोल्जर असल में उन लोगों को लेने के लिए आए हैं। और तभी उस जगह पर एक नाइट उन लोगों को स्वॉर्ड दिखाते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन तुम्हारे वजह से यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए और अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुरंत ही तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और ये लोग तो
असल में इस जगह पर एक लेटर को डिलीवर करने के लिए आए थे। और दूसरा हम लोग क्वीन आइरिस को देखते हैं जिसको कि फाइनली ये लेटर मिल गए थे। और आगे जब भी सभी लोग किंगडम के अंदर घूम रहे होते हैं उन्हें देखकर तो सभी काफी ज्यादा डर रहे थे। और आगे जब भी वो लोग कैसल के अंदर जाते हैं नाइट उन लोगों से कहने लग जाता है कि कुछ देर तुम लोग यहाँ पर ही वेट करो। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर क्वीन आइरिस आ जाती है जो देखकर वो दोनों जल्दी से झुक जाते हैं। और आगे एडल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए क्वीन आइरिस को बताने लग जाता है कि बाल ने व्हाइट किंगडम और डार्क किंगडम में काफी ज्यादा तबाही मचाया है और इसी वजह से किंग ऑफ डार्कनेस ये चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ मिलकर बाल के साथ फाइट करें। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा व्हाइट किंगडम का नाइट ये सोचने लग जाता है कि अगर हम लोगों ने मिलकर बाल को हरा दिया तो किंग ऑफ डार्कनेस हमारे ऊपर भारी पड़ जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। और वहाँ पर तो एडल क्वीन आइरिस को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी वजह से आगे क्वीन आइरिस उन लोगों से कहने लग जाती है कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे सोल्जर मिलकर मजे कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर ग्रोज आ जाती है जहाँ पर वो आकर ही सीधा प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोचने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरा कैसल का सीन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों व्हाइट किंगडम के नाइट के साथ अपने रूम पर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो वो नाइट काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और आगे जब भी एडल क्वीन आइरिस के बारे में पूछता है वो वहाँ पर हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी वजह से आगे वो उन दोनों से कहने लग जाता है कि क्या तुम क्वीन आइरिस को मक्खन लगाना चाहते हो जिससे कि वो तुम्हारे साइड पे आ जाए। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमारा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। और आगे वो दोनों सीधा अपने रूम पर चले जाते हैं। और वहाँ पर तो प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये सोच रहा था कि आखिरकार उनका डिसीजन क्या होगा। और आगे एडल उसको बताने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट किंगडम काफी ज्यादा अच्छा है और ब्लैक किंगडम काफी ज्यादा बुरा है। लेकिन ये सारा कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आखिरकार क्वीन आइरिस क्या सोचती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों क्वीन आइरिस के सामने बैठे होते हैं जहाँ पर क्वीन आइरिस उन दोनों से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम दोनों को क्या लगता है कि आखिरकार ब्लैक किंगडम हमसे क्या चाहता है और हमें उसका मदद करना भी चाहिए। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसको बताने लग जाता है कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बाल को काफी आसानी से हरा देंगे और इस चीज के मदद से हम लोग काफी सारे लोगों का जान भी बचा सकते हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे आइरिस भी समझ जाती है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा बात को मान लेता हूँ, हम लोग मिलकर बाल को हरा देंगे। और तभी हम लोग व्हाइट किंगडम के वो नाइट को देखते हैं जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीमा नाइट को बता रही होती है कि सारा का सारा किंगडम काफी तेजी से सही हो रहा है। और तभी हम लोग दूसरा आइरिस को देखते हैं जो कि ब्लैक किंगडम के अंदर आ गई थी जहाँ पर वो ये देखने लग जाती है कि डार्क किंगडम के लोग क्या क्या करते हैं। और तभी हम लोग उस जगह पर बाल को देखते हैं जो कि अचानक से डार्क किंगडम के अंदर आ जाता है। और वो तो असल में इस जगह पर आज सभी लोगों को खत्म करने के लिए आया था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे डार्क किंगडम के भी सभी लोग उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर वाले सभी सोल्जर से कहने लग जाता है कि जब भी बाल नीचे आएगा हम लोग उसे वहाँ पर ही पकड़ कर उसको खत्म कर देंगे। और ये कहकर ही आगे वाले सभी को मोटिवेट करने लग जाता है कि जल्दी से सभी की सभी तैयार हो जाओ और हम उसे दिखा देंगे कि आखिरकार ब्लैक किंगडम के नाइट कितना ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर ही आगे सभी बाल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो बाल तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था और इसी वजह से उसको इतना छोटा मोटा अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसी वजह से आगे गुरुजाम ने पावर का इस्तेमाल करके बाल के ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है। और ये कर ही आगे सभी सोल्जर अपने पावर की मदद से जल्दी से बाल के आसपास एक बड़ा सा केज बना देता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा बाल भी थोड़ी ना कम था, वो उस केज से काफी इजीली निकल जाता है। और ये देखकर आगे सभी एक साथ मिलकर बाल के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाते हैं जहाँ पर वो नोटिस करता है कि कैसल के ऊपर काफी सारे आर्चर है जो कि उसके ऊपर शूट कर रहे हैं। और उसको नीचे आता हुआ देखकर इस चीज का फायदा उठाकर वैलेस जल्दी से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। लेकिन उसका इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर बाल को कुछ भी नहीं हुआ था। और आगे कुछ ही देर में वैलेस देखते देखते वहाँ पर गायब हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर तभी बाल को पता चलता है कि वैलेस को किंग ऑफ डार्कनेस ने बचा लिया है। और इसी वजह से आगे बाल किंग ऑफ डार्कनेस का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है कि सच में तुम्हारा साथी कितना ही ज्यादा कमजोर है। और उसका ये बात को सुनकर किंग ऑफ डार्कनेस गुस्से में आकर उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। लेकिन उसका इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर बाल को कुछ भी नहीं हुआ था जहाँ पर बाल जल्दी से अपना ओरिजिनल पावर को रिलीज करता है। और इसी वजह से आगे वो किंग ऑफ डार्कनेस के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। लेकिन आगे जब भी वो उसको खत्म करने के लिए जा रहा होता है तभी उस जगह पर क्वीन ऑफ लाइट आ जाती है जहाँ पर वो सीधा जाकर बाल को पकड़ लेती है। और क्वीन को डार्क किंगडम में देखकर तो यहाँ पर बाल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी वजह से आगे सभी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और क्वीन ऑफ लाइट को यहाँ पर देखकर आगे गुरुजाम ने मन में कहने लग जाती है कि क्वीन को यहाँ पर लाने के लिए एक फाइनली किंग ऑफ डार्कनेस कामयाब हो गए। और आगे आइरिस अपना काफी पावरफुल एक मैजिक का इस्तेमाल करती है। और उसका ये स्पेल को देखकर तो यहाँ पर बाल काफी ज्यादा डर गया था। और आगे किंग और क्वीन अपना पावर का इस्तेमाल करके बाल को जकड़ लेते हैं जहाँ पर किंग ऑफ
डार्कनेस बाल से कहने लग जाता है कि आज से तुम वोल्केनो के अंदर हमेशा हमेशा के लिए जलने वाले हो। और तभी हम लोग दूसरा सीमा को देखते हैं जो कि आइडल से पूछने लग जाती है कि क्या सच में ब्लैक किंगडम भी फाइट नहीं चाहता है, जिस पर वो बताता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ब्लैक किंगडम भी ये नहीं चाहता। और तभी हम लोग आइरिस को देखते हैं जो कि अपना फाइट खत्म करके कैसल पर आ रही थी, लेकिन जब भी वो नीचे उतरती है अचानक से वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे प्रिंस ऑफ डार्कनेस आकर उसको बचा लेता है। और देखते देखते कुछ ही देर में उस जगह पर व्हाइट किंगडम का नाइट आ जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार क्वीन आइरिस को क्या हुआ। और यहाँ पर सीमा को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग आइरिस को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटी हुई होती है, और वहाँ पर तो सीमा अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसको हील कर रही थी, जहाँ पर वो उसको हील करते हुए नाइट को बताने लग जाती है कि क्वीन का बॉडी पहले जैसा और नहीं रहा, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने फाउंटेन ऑफ रून्स का कुछ ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लिया है, और इसी वजह से यहाँ पर हमारे जो मेहमान आए हैं उसको जाकर बता दो कि इसका रिजल्ट क्या हुआ है। और तभी हम लोग दूसरा आइडल को देखते हैं जो कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कह रहा होता है कि क्या तुमको पता है आइरिस बिल्कुल मेरी तरह है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी आइरिस को काफी ज्यादा पसंद करते हो। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के पास वो व्हाइट किंगडम का नाइट आ जाता है कि मैंने तुम दोनों को परमिशन नहीं दिया था एक दूसरे का कमरे में जाने का। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो दोनों क्वीन आइरिस के बारे में पता करते हैं, जिस पर नाइट बताने लग जाता है कि अभी के लिए सब कुछ ठीक है। ये कहकर आगे वो इस फाइट के सारा रिजल्ट भी उसको बता देता है कि दोनों किंगडम में एक साथ मिलकर बाल को पकड़ लिया है। और तभी हम लोग दूसरी साइड डार्क किंगडम के लोगों को देखते हैं जो कि हमने अपने घर के मरम्मत कर रहे थे। और तभी हम लोग दूसरी साइड वेलस को देखते हैं जो कि क्रूजा को बता रहा होता है कि फाइनली हमने बाल को पकड़कर उसको सेल कर दिया है। ये कहकर आगे वो उसको एक लेटर देते हुए उससे कहने लग जाता है जाओ जल्दी से जाकर ये लेटर क्वीन आइरिस को दे दो, और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि उस जगह पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड क्रूजा काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पर वो ये सोचने लग जाती है कि वो पहली बार कैसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस से मिली थी। जिसके बाद वो सीधा जाकर अपने शिप पर बैठ जाती है। और दूसरी साइड हम लोग क्वीन आइरिस को देखते हैं जो कि उन दोनों से कह रही होती है कि ब्लैक किंगडम के लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है, जिस पर आइडल बताने लग जाता है कि डार्क किंगडम दो प्रकार के लोगों में डिवाइड है। पहले डीमन जहाँ पर बस डीमन ही रहते हैं, और दूसरा ह्यूमन जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं। और मैं अगर सच बताऊं तो डीमन को काफी ज्यादा डार्कनेस की जरूरत पड़ता है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे आइरिस उससे कहने लग जाती है कि मैंने ये सुना है कि डार्क किंगडम के लोग किंग का बात इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो द किंग ऑफ डार्कनेस उसको खत्म कर देंगे। जिस पर आइडल बताने लग जाता है ठीक है मैं जाकर किंग को सारा कुछ समझा दूंगा, और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो व्हाइट किंगडम के ऊपर हमला ना करे। और तभी हम लोग क्रूजा के शिप को देखते हैं जो कि व्हाइट किंगडम के अंदर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर वो सीधा आइरिस के पास जाकर उसे वो लेटर दे देती है। और आगे जब भी आइरिस ये लेटर को पढ़ती है वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि दोनों किंगडम के अंदर सीज़फायर तब तक रहने वाला है जब तक दोनों किंगडम अटैक से अपने आप को रिकवर ना कर लेते। और ये बात को जानने के बाद आगे आइरिस भी ये बात को मान लेती है, जिसके बाद आगे सभी टहलने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोग को वही छोटा सा बच्चा मिलता है। और जब भी उसको पता चलता है कि ये सभी डार्क किंगडम से है वो उन सभी से काफी ज्यादा डरने लग जाता है, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। और वो बच्चे को यहाँ पर देखकर आगे सीमा उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं असल में यहाँ पर ये दो एनिमल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और आगे वो अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों को ठीक कर देता है। और ये देखकर तो यहाँ पर सीमा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, और कुछ ही देर में वो दोनों जानवर भी खुशी के मारे वहाँ से उड़ जाते हैं। और आगे क्रूजा और सीमा मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे का कपड़े को एक्सचेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर तो वो दोनों ही ये डेज में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, जिसके बाद आगे सभी एक साथ चेस्ट खेलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नाइट तो चेस्ट में काफी ज्यादा बेकार था, इसी वजह से वो शुरुआत में ही हार जाता है। और आगे वो लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन डार्क किंगडम के लोगों को ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन जब भी द प्रिंस ऑफ डार्कनेस दोनों खाने को मिक्स करता है उसको ये खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रूजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समझा रही होती है कि चलो वापस चलते हैं, अगर तुम यहाँ पर और कुछ दिन रहोगे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन प्रिंस ऑफ डार्कनेस तो यहाँ पर और भी कुछ दिन रहना चाहता था, और इसी वजह आगे क्रूजा को भी ना चाहती हुई ये मानना ही पड़ती है। और तभी हम लोग दूसरी क्वीन आइरिस को देखते हैं जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन यहाँ पर वो एक चीज को सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी जंगल पे प्लान को ढूंढने के लिए आए थे, जहाँ पर आइरिस उन लोगों को बताने लग जाती है कि सुबह सुबह पौधे को इकट्ठा करना काफी ज्यादा अच्छा होता है। और आगे कुछ ही देर में वो लोग जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं, जहाँ पर क्वीन आइरिस बताने लग जाती है कि इस जगह पर काफी सारे पौधे उगते हैं, और इसी वजह से आगे वो लोग एक कंपटीशन करने का फैसला करते हैं, जहाँ पर सभी छोटे छोटे ग्रुप में बटकर पौधे इकट्ठा करेंगे। और ये सब कुछ बातें सुनकर आगे फियोस कहने लग जाता है कि
चलो ठीक है, मैं अभी क्वीन आयरिस के साथ ही रहूंगा और वैसे भी क्वीन को प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है। जिस पर आयरिस ये करने के लिए उसको साफ साफ मना कर देती है और आगे क्वीन आयरिस उन लोगों को यहाँ के पौधे के बारे में सारा कुछ बताने लग जाती है। और यहाँ पर तो एडेल सीमा के साथ दोस्ती करने का काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था और इसी वजह से आगे सीमा भी उसका बात को मान जाता है और उसका दोस्त बन जाता है, जिसके बाद आगे वो सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और आगे काफी सारे पौधे को इकट्ठा करने के बाद वो लोग एक जगह पर मिलते हैं और यहाँ पर तो आयरिस उन सभी का प्लान को चेक कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ग्रोजा ने जो भी प्लान को इकट्ठा किया था वो सभी के सभी जहरीला थे। और आगे इस कंपटीशन के अंदर प्रिंस ऑफ डार्कनेस जीत जाता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने काफी सारा प्लान को इकट्ठा किया था और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरिस ने भी उसका थोड़ा बहुत मदद किया है। और आगे आयरिस कहने लग जाती है कि हमें खाना बनाने के लिए काफी सारे पानी का भी जरूरत पड़ेगा और उसका ये बात को सुनकर आगे सीमा बताने लग जाती है कि मुझे एक जगह पता है जहाँ पर हमें काफी सारा साफ सुथरा पानी मिल जाएगा। और दूसरा जितने भी लड़के होते हैं वो सभी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहने लग जाता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि धूप इतनी ज्यादा अच्छी होती है। जिस पर फियोस कहता है जब तक तुम यहाँ पर हो तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर लो। और दूसरा हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि खाना बनाने के लिए सारा कुछ तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी एडल नोटिस करता है कि यहाँ पर टियो नहीं है और इसी वजह से आगे वो टियो को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है, जहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस टियो को ढूंढते ढूंढते क्वीन के पास से आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन इस वजह से तो दूसरा आयरिस बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। वो बताती है कि टियो दोबारा वहाँ पर चला गया है जहाँ पर हम लोग एक साथ मिले थे। और दूसरा हम लोग फियोस और एडल को देखते हैं जो कि फाइनली टियो को ढूंढ लेते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी मिलकर प्लांट को खा रहे थे और इन्हें तो ये प्लांट काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और तभी हम लोग दूसरे एडल को देखते हैं जिसको कि डार्क किंगडम की तरफ से एक लेटर आता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस एडल से बातें कर रहा था। एडल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। और तभी उस जगह पर फियोस आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं असल में तुम दोनों को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ क्योंकि अब तुम लोग का टाइम हो चुका है दोबारा डार्क किंगडम पर जाने का। जिस पर एडल कहता है कि मुझे लास्ट बार क्वीन आयरिस को बाय कहना है और उसका ये बात को सुनकर आगे फियोस भी इसके लिए मान जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों क्वीन आयरिस के सामने बैठे हुए थे। एडल बताता है कि डार्क किंगडम आपके साथ एक ट्रेडिंग अलायंस बनाना चाहता है और उसका ये बात को सुनकर आगे आयरिस उसको एक लेटर देती है जो कि उसको डार्क किंगडम तक पहुंचाना है। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि एडल अजीब सा हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसके अंदर से एक आवाज आने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा कुछ चीजों से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर ही आगे वो अपना डीमन फॉर्म पे आकर क्वीन आयरिस के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर तो बाकी सभी के सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब भी एडल क्वीन आयरिस को मारने वाला होता है ठीक टाइम पे प्रिंस ऑफ डार्कनेस आकर वहाँ पर ही एडल को खत्म कर देता है। और उन लोग का ये सा कोई हरकत देखकर तो यहाँ पर फियोस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और इसी वजह से आगे वो प्रिंस डार्कनेस को काफी ज्यादा मारने लग जाता है। और यहाँ पर प्रिंस डार्कनेस भी अपने आप को बचाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और इसी वजह से आगे से मिलकर प्रिंस डार्कनेस को पकड़ लेते हैं। और दूसरा हम लोग ग्रोजा को देखते हैं और उसको भी यहाँ पर पता चल गया था कि जो लोग व्हाइट किंगडम पर गए थे उन लोग को पकड़ लिया गया है और उनमें से एक मारा गया है। और तभी हम लोग फियोस को देखते हैं जो कि इसके बारे में बार बार सोचे जा रहा था। और तभी उस जगह पर सीमा आकर उसे कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जंग हमेशा हमेशा के लिए चलने वाला है। और तभी हम लोग दूसरा आयरिस को देखते हैं जो कि रून ऑफ फाउंडर के सामने बैठी हुई थी, जहाँ पर वो उस क्रिस्टल से पूछने लग जाते हैं कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार मैं हम दोनों के बीच में जंग कैसे रोकूं। जिस पर वो क्रिस्टल कहता है कि मुझे पता है कि तुमको ये डिसाइड करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए तुमको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आखिरकार तुम किसकी मदद करना चाहते हो। और तभी हम लोग दूसरा प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि प्रिजन के अंदर होता है और आगे जब भी उसको होश आता है उसको सारा बातें याद आने लग जाता है कि आखिरकार उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं क्वीन आयरिस को नहीं बचाता तो ब्लैक किंगडम को थोड़ा सा फायदा मिलता। लेकिन तभी उसके पास एक कैट आ जाती है, जहाँ पर वो कैट उसको भागने में उसका मदद करता है। और यहाँ पर तो वो दोनों घर के छतों के ऊपर से भाग रहे थे और आगे थोड़ी दूर जाने के बाद वो कैट दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कैट और कोई नहीं बल्कि क्वीन आयरिस थी और आगे बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे प्रिंस डार्कनेस आकर उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो दोनों इस दुनिया पे पीस लेकर ही आएंगे। जिसके बाद वो अपना स्वॉर्ड को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और आगे क्वीन आयरिस अपने कैसल पर चली जाती है। लेकिन अभी भी वो वहाँ पर प्रिंस डार्कनेस के बारे में सोचे जा रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे शुरुआत से ये लड़का काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो ही आगे जाकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाला है। और आगे फियोस और सीमा क्वीन के पास आ जाते हैं
हैं। फियोस बताता है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब बन गया है और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहकर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँ। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और इसी वजह से मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप काफी जल्दी रिकवर हो सको और वैसे भी हमारे लिए आप ही सब कुछ हो, क्योंकि आप ही की वजह से ये व्हाइट किंगडम अभी भी चल रहा है। जिस पर आयरिस कहती है कि तुमको ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम जरा टेंशन मत करो, मैं खुद ब खुद ही ठीक हो जाऊंगी और तुम जल्दी से जाकर अपने सभी सोल्जरों के ऊपर ध्यान रखो। और आगे फियोस बाहर आ जाता है जहाँ पर वो सीमा से कहने लग जाता है कि मुझे अभी भी क्वीन आयरिस की काफी ज्यादा चिंता है और इसी वजह से क्वीन को बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जिस पर सीमा कहती है कि तुम ऐसे ही नाइट को नहीं छोड़ सकते। जिस पर फियोस कहता है लेकिन मेरे लिए क्वीन आयरिस सबसे ऊपर है और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए सभी नाइट का ध्यान रखो। और उसका ये बात को सुनकर आगे सीमा को भी ना चाहते हुए ये मानना ही पड़ता है और आगे फियोस एल्फ के लीडर के पास आ जाता है जहाँ पर वो बंदा फियोस को बताने लग जाता है कि डार्क किंगडम से आने के बाद क्वीन आयरिस काफी ज्यादा कमजोर बन चुकी है और इसी वजह से क्वीन को ठीक करने के लिए हमें एक क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर फियोस पूछता है कि क्या तुमको पता है आखिरकार ये चीज कहाँ पर मिलेगा। वो बताता है कि उसे ढूंढना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन कुछ ही हो जाए क्वीन के लिए हमें ये चीज करना ही होगा। और दूसरा हम लोग सीमा को देखते हैं जो कि सभी के सभी मेजेस को ट्रेनिंग दे रही थी और दूसरा फियोस और वो उस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। और दूसरा हम लोग प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि डार्क किंगडम पे जाने का काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन असल में यहाँ पर तो उसको बैन कर दिया गया था और इसी वजह से आगे वो वेलेस के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है जहाँ पर वेलेस लड़ाई करती है उसको बताने लग जाता है जिसके पास भी इस किंगडम में सबसे ज्यादा डार्क होता है वही आगे चलकर द किंग ऑफ डार्कनेस बनता है। और आगे वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी अचानक से उस जगह पर ग्रोज आ जाती है और उसको बताने लग जाती है कि मुझे किंग ने ये कहा है कि मुझे काफी सारे मैजिकल बीस्ट को टेम करना है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे वेलेस को भी पता चल जाता है कि पक्का कुछ न कुछ इमरजेंसी है और इसी वजह से जल्दी से वेलेस किंग के पास चला जाता है। और दूसरा हम लोग प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि उन्हीं मैजिकल बीस्ट के पास आ जाते हैं और यहाँ पर तो वो सभी बीस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला था। इसी वजह से आगे हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट के मदद से उसको हरा देता है और इतने सारे कमजोर बीस्ट को देखकर ग्रूजा उसको बताने लग जाती है कि मुझे जितना दूर पता है ये सभी इतना ज्यादा कमजोर नहीं हो सकते। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर और भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं और यहाँ पर तो सभी मैजिकल बीस्ट प्रिंस ऑफ डार्कनेस के पीछे थे और आगे जब भी वो सभी बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है ठीक टाइम पे ग्रूजा आकर उसको बचा लेती है। लेकिन ये करने के चक्कर में तो वो एक खाई के अंदर गिरने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे प्रिंस ऑफ डार्कनेस आकर उसका हाथ को पकड़ लेता है जहाँ पर वो अपने शॉट के मदद से धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों नीचे पहुँचते हैं अचानक से उन लोगों के पास काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आ जाता है और इतने खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर जल्दी से ग्रूजा अपने पार के मदद से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसका इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था और वैसे भी ये मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और दूसरा हम लोग व्हाइट किंगडम को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे मैजिकल बीस्ट अटैक करने वाले थे और इसका मतलब ये है दोनों किंगडम के बीच में जो अलायंस का बात हुआ था वो धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है। और दूसरा हम लोग फियोस को देखते हैं जो कि आयरिस को बचाने के लिए वो केव के काफी ज्यादा अंदर आ गया था। और दूसरा हम लोग आयरिस को देखते हैं जो कि जल्दी से डार्क किंगडम के सभी बीस्ट के साथ लड़ने के लिए चली जाती है। और दूसरा हम लोग सभी मेजर्स को देखते हैं जो कि उसके साथ दे रहे थे। और दूसरा हम लोग सीमा को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके सभी बीस्ट को खत्म करता जा रहा था जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो भी इस बार लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरा हम लोग फियोस और एल्फ के लीडर को देखते हैं और उसके सामने तो यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था और इसी वजह से आगे एल्फ का लीडर अपना मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है जिस वजह से आगे उन लोगों को सामने वो छुपा हुआ रास्ता मिल जाता है। और दूसरा हम लोग व्हाइट किंगडम के एक लेडी को देखते हैं और वहाँ पर तो वो काफी ज्यादा डर गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने डार्क किंगडम के काफी सारा बेस्ट खड़े हुए थे। लेकिन तभी वो लेडी को बचाने के लिए उस जगह पर व्हाइट किंगडम के एक नाइट आ जाता है। और दूसरा हम लोग फियोस और एल्फ का लीडर को देखते हैं और वो दोनों तो यहाँ पर एक जगह पर आकर फंस गए थे और इसी वजह से आगे वो फियोस को एक मैजिकल बॉल देता है और आगे जब भी फियोस सामने वो बॉल को फेंक कर मारता है वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। लेकिन इतना खतरनाक धमाके के बावजूद भी सामने का रास्ता नहीं खुला था और इसी वजह से आगे फियोस अपने शॉट के मदद से वो गेट को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करता है सामने वो क्रिस्टल अचानक से ग्लो होने लग जाता है और आगे कुछ ही देर में वो सामने का दरवाजा भी खुल जाता है जो देखकर वो दोनों जल्दी से भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। और यहाँ पर तो उन दोनों के सामने एक तालाब था जिसके बीचों बीच वो क्रिस्टल रखा हुआ था और आगे जब भी फियोस वो क्रिस्टल को लेने के लिए जाता है एल्फ का लीडर उससे कहने लग जाता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, ये पानी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से जल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर फियोस बिल्कुल भी हार नहीं मानता क्योंकि उसके ऊपर क्वीन आयरिस की जिम्मेदारी जो थी और वैसे भी चाहे उसको कुछ भी हो जाए उसको ये किंगडम के
लिए करना ही पड़ेगा। और आगे जब भी वो पानी पे उतरता है अचानक से उसका बॉडी जलने लग जाता है और आगे कुछ ही देर में वो उस क्रिस्टल के पास चला जाता है। और दूसरा हम लोग क्वीन आइरिस को देखते हैं जो कि सभी के साथ एक पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट करती है और इसी वजह से कुछ ही देर में पूरे किंगडम के ऊपर एक शील्ड बन जाती है। लेकिन ये करने के चक्कर में तो क्वीन आइरिस काफी ज्यादा थक गई थी। इसी वजह से आगे ये स्पेल कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और दूसरा हम लोग फियोस को देखते हैं और उसको भी यहाँ पर पता चल गया था कि क्वीन अपने बची कुछ पार से व्हाइट किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड लगा दिया है। और दूसरा हम लोग किंग डार्कनेस को देखते हैं जो कि अभी भी काफी देर से वो मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था। और वहाँ पर हम लोग ग्रोजा को देखते हैं जो कि अभी भी उसको बैकअप दे रही थी। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ मिलकर वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे प्रिंस डार्कनेस ग्रोजा से पूछने लग जाता है कि हम लोग दोबारा से कभी व्हाइट किंगडम जा भी पाएंगे। ग्रोजा बताती है कि इतना सारा कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा वहाँ पर जा भी पाएंगे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वो बड़े से मॉन्स्टर को खत्म करने के वजह से वो दोनों एक पार्टी कर रहे थे जहाँ पर प्रिंस डार्कनेस अभी भी वेलेस का बातों को याद करे जा रहा था। और ये सारा कुछ सोचकर वो आगे कहने लग जाता है कि मैं ये सारा कुछ बातों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। ग्रोजा कहती है कि तुम जरा टेंशन मत करो और ये चीज तुम हमेशा याद रखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ रहूंगी। और आगे ग्रोजा उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्वीन आइरिस को काफी ज्यादा पसंद करते हो, मैंने सही कहा ना? जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ग्रोजा काफी ज्यादा सैड हो गई थी क्योंकि वो भी असल में प्रिंस ऑफ डार्कनेस को काफी ज्यादा पसंद करती है। और दूसरा हम लोग फियोस को देखते हैं जो कि वो क्रिस्टल को लेकर व्हाइट किंगडम पे आ जाता है जहाँ पर फियोस सीधा जाकर वो क्रिस्टल सीमा को दे देती है जो देखकर आगे सीमा भी वो चीज को आइरिस के ऊपर छिड़क देती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस रून ऑफ फाउंडर के सामने खड़ी हुई थी और वहाँ पर तो वो अभी भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोची जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके पास फियोस आकर उससे माफी मांगने लग जाता है। और यहाँ पर वो क्वीन आइरिस से इसलिए माफी मांग रहा था क्योंकि वो उसको बिना बताए यहाँ से निकल गया था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनने के बाद आगे क्वीन आइरिस भी उसको माफ कर देती है। और तभी हम लोग दूसरा डार्क किंगडम को देखते हैं और वहाँ पर तो सभी इसके बारे में बातें कर रहे थे कि अब कुछ ही देर में डार्क किंगडम और व्हाइट किंगडम के बीच में फाइट होने वाला है। और जब भी दूसरा इसके बारे में प्रिंस ऑफ डार्कनेस को पता चलता है वो तो यहाँ पर क्वीन आइरिस के बारे में सोचे जा रहा था कि आखिरकार वो अभी कैसे होगी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कहने लग जाता है डार्क किंगडम और व्हाइट किंगडम के बैटल के वजह से हमारा टैक्सेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तभी अचानक से प्रिंस ऑफ डार्कनेस के पास कुछ लोग आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जल्दी से तुम हमारे साथ चलो, किंग ऑफ डार्कनेस ने तुमको बुलाया है। और उन लोगों का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी उन लोगों के साथ जाने लग जाता है। और दूसरा हम लोग व्हाइट किंगडम को देखते हैं जहाँ पर फियोस टियो के पास आकर उससे कहने लग जाता है अगर तुमको लगे कि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है तो तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाना। जिस पर टियो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला और जब तक क्वीन आइरिस हमारे साथ है हमारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं हो सकता। और दूसरा हम लोग क्वीन आइरिस को देखते हैं जो कि अभी भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोचे जा रहा था जहाँ पर अचानक से उसको याद आता है कि उसने प्रिंस ऑफ डार्कनेस से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वो दोनों मिलकर पिस्ट लेकर आएंगे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग व्हाइट किंगडम के काफी सारे नाइट को देखते हैं और यहाँ पर तो सभी के सभी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार थे। और तभी हम लोग आसमान पे काफी सारे डार्कनेस को देखते हैं और वो सभी डार्कनेस के सामने क्वीन आइरिस अकेली खड़ी हुई थी जहाँ पर वो अकेले अपने मैजिक के वजह से सभी बीस्ट के साथ फाइट करने लग जाती है। और क्वीन आइरिस को अकेला लड़ता हुआ देखकर आगे सभी सोल्जर भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं जिस वजह से वो लोग भी सीधा वो सभी बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। और दूसरा हम लोग टियो को देखते हैं जो कि छुप छुप कर ये सारा कुछ देख रहा था। और दूसरा हम लोग सीमा को देखते हैं जो कि अपने साथियों के मदद से सारा डार्कनेस के ऊपर अटैक किए जा रही थी। और तभी हम लोग किंग ऑफ डार्कनेस और क्वीन ऑफ आइरिस को देखते हैं जो कि एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। और दूसरा हम लोग फियोस को देखते हैं जो कि वेलेस के सामने खड़ा हुआ था और वेलेस तो असल में यहाँ पर फियोस के साथ फाइट करने के लिए आया था। और आगे जब भी वेलेस अपने पार के मदद से उसके ऊपर अटैक करता है फियोस काफी आसानी से उसका अटैक को रोक लेता है और उसका अटैक को डॉज करके वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और दूसरा हम लोग क्वीन ऑफ आइरिस को देखते हैं जो कि किंग ऑफ डार्कनेस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को काफी इजीली रोक देता है और उसका अटैक को डॉज कर ही वो सीधा क्वीन ऑफ आइरिस के ऊपर हमला कर देता है जो देखकर क्वीन ऑफ आइरिस रून ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसका अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देती है। और दूसरा हम लोग सभी मेजेस को देखते हैं जो कि अपने पार के मदद से सभी चीजों को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं किंग ऑफ डार्कनेस अपने पार के मदद से मेज के साथ साथ कुछ नाइट को भी काबू में कर लिया है। और दूसरा हम लोग फियोस को देखते हैं जो कि वेलेस के अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पर वेलेस तो कुछ ज्यादा ताकतवर था, इस चक्कर में वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। और दूसरा हम लोग
लोग क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि बार बार डार्कनेस के ऊपर अटैक किए जा रही थी। लेकिन इन खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस को कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस उससे कहने लग जाता है कि तुम एक बच्ची हो और तुम ऐसे ही मुझे हरा नहीं सकते, और आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कमजोर हूँ। ये कहकर वो क्वीन आयरिस को बड़े एक अटैक करता है, और यहाँ पर वो अटैक तो आयरिस को लग गया था, जिस वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरा सीमा को देखते हैं जिनके ऊपर काफी सारे बीस्ट हमला करने के लिए उन लोगों के पास आए थे, और इसी वजह से आगे सीमा हमने बाहर के मदद से वो सभी बीस्ट को खत्म कर देती है। और तभी हम लोग क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि जल्दी से सीमा के पास आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि हम ऐसे ही ये वॉर को नहीं जीत सकते, और इसी वजह से कुछ हो जाए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। और आगे आयरिस प्रिंस ऑफ डार्कनेस को याद करती है, अपने मन में कहने लग जाती है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे मिल भी पाऊंगी या फिर नहीं, लेकिन कुछ ही हो जाए मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। ये सोचकर आगे वो सीमा से कहने लग जाती है कि अब बस एक ही चारा है, मुझे ये वॉर को रोकने के लिए अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, और आगे तुरंत ही क्वीन ऑफ आयरिस जल्दी से वहाँ से चली जाती है, और उसको जाते हुए देखकर दूसरा किंग ऑफ डार्कनेस कहने लग जाता है कि सच में तुम लोग का क्वीन तो काफी ज्यादा कमजोर है, देखो ये जंग से वो भाग रहा है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा सीमा तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और इसी वजह से आगे वो गुस्से के मारे किंग ऑफ डार्कनेस के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाली होती है। लेकिन इससे पहले किंग ऑफ डार्कनेस अपने बाढ़ के मदद से सीमा को कवर कर लेती है, और दूसरा हम लोग क्वीन आयरिस को देखते हैं जो कि रून ऑफ फाउंडर के ऊपर खड़ी हुई थी, और दूसरा हम लोग प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि कैसल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब भी वो आगे बढ़ने लग जाता है अचानक से उसके सामने एडल आ जाता है, और वो तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि एडल अभी भी जिंदा है। और आगे एडल उसको बताने लग जाता है कि असल में मैंने तुमको इस जगह पर बुलाया था तुमसे फाइट करने के लिए। और दूसरा तो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अभी भी जिंदा कैसे है, और इसी वजह से प्रिंस ऑफ डार्कनेस उससे पूछने लग जाता है क्या तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर एडल बताता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला बल्कि किंग ऑफ डार्कनेस करने वाले हैं, जहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस व्हाइट किंगडम के साथ साथ डार्क किंगडम को भी खत्म करके अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं। और किंग ऑफ डार्कनेस बस ये चाहते हैं कि उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाए, और ये बात तुम्हें और गुरुजा को ना पता चले। इसी वजह से किंग ऑफ डार्कनेस ने हमें व्हाइट किंगडम पर भेजा था, और मैंने भी उनका साथ देने के लिए मैं तुम लोगों के साथ व्हाइट किंगडम पर गया था, ताकि मैं व्हाइट किंगडम के क्वीन को ही मारकर डायरेक्ट सारा कुछ खत्म कर दूं। लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे वजह से मैं इस मिशन पे फेल हो गया, और तुम अगर ये सोच रहे हो कि आखिरकार मैं किंग ऑफ डार्कनेस का साथ दे रहा हूँ, मैं तुमको पहले बता दूं कि वो असल में मेरा फादर है, और मेरा फादर चाहे डार्क किंगडम को खत्म करे या फिर व्हाइट किंगडम को, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडल ने पहले ये सब कुछ डिसाइड कर लिया था। और आगे एडल अपने पार्ट को रिलीज करने लग जाता है, जो देखकर दूसरा प्रिंस आयरिस अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे पता है एडल ये सारा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहा है। और आगे जब भी एडल उसके ऊपर अटैक करता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस काफी आसानी से उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है, और आगे जब भी एडल दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है काफी आसानी से प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसका अटैक को रोक देता है, जहाँ पर एडल उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे वो भी उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता। और आगे एडल अपने डार्क मैजिक के मदद से उसके ऊपर अपना पावर छोड़ने लग जाता है जिससे कि वो उसे काबू कर सके। और ये कर आगे एडल उससे कहने लग जाता है कि कुछ ही हो जाए अब तुम व्हाइट किंगडम को नहीं बचा सकते, क्योंकि किंग ऑफ डार्कनेस वहाँ पर पहले ही जा चुके हैं पूरे किंगडम को खत्म करने के लिए। ये कहकर आगे वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस के अंदर अपना स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन इस वजह से तो यहाँ पर एडल को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो घुटनों में आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस सारा कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से प्रिंस ऑफ डार्कनेस में ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो और व्हाइट किंगडम पे जाकर सारा कुछ ठीक कर दो, और तुम व्हाइट किंगडम पे जाकर रूइन ऑफ गॉड को चेक करना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी किंग ऑफ डार्कनेस का थोड़ा सा पावर है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कुछ ही देर में व्हाइट किंगडम वहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो क्रिस्टल नहीं होगा तो उसके आसपास पूरी जगह पर डार्क एनर्जी फैल जाएगी, और इस वजह से धीरे धीरे करके डार्क किंगडम वहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो वहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आखिरकार किंग ऑफ डार्कनेस ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आगे वो एडल के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम्हें क्या हो रहा है, और तुम जरा चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तुमको बचा कर ही रहूंगा। जिस पर एडल बताता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है और मैं काफी जल्दी मरने वाला हूँ, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम व्हाइट किंगडम पे जाकर व्हाइट किंगडम के साथ साथ क्वीन आयरिस को भी बचा लो। और तभी हम लोग एडल को देखते हैं जो कि अपना
अपना आप ही वहाँ पर खत्म होने लग जाता है। लेकिन मरने से पहले वो उससे ये कहता है कि तुम मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दोस्त है जिसको कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता, और इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर देना और कुछ भी हो जाए व्हाइट किंगडम को बचा लेना। और उसका ये बात को सुनकर आगे प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी अपना स्वॉर्ड को उठा लेता है, जहाँ पर वो जल्दी से व्हाइट किंगडम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने काफी सारे डार्क किंगडम के नाइट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी थोड़ी ना रुकने वाला था, वो सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सामने ग्रोजा आ जाती है, जो कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस का मदद करने लग जाती है। जहाँ पर ग्रोजा उससे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम आयरिस के साथ व्हाइट किंगडम को भी बचा लोगे। ये कहकर आगे ग्रोजा सभी डार्क किंगडम के सोल्जरों के साथ फाइट करने लग जाती है और उन लोगों को रोकने लग जाती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर दूसरा प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी काफी ज्यादा खुश था, जहाँ पर वो जाने से पहले उससे कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए मैं व्हाइट किंगडम को कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये कहकर आगे वो जल्दी से वहाँ से जाने लग जाता है व्हाइट किंगडम पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो द किंग ऑफ डार्कनेस सभी बोट को लेकर वहाँ से चले गए थे और इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे व्हाइट किंगडम पर जाएगा, और यहाँ पर तो वो उड़ भी नहीं सकता। इसी वजह से आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि काश मेरे पास पंख होते जिसकी मदद से मैं उड़कर व्हाइट किंगडम पर चला जाता। लेकिन तभी अचानक से उसका बॉडी ग्लो होने लग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में प्रिंस ऑफ डार्कनेस का बॉडी अवेक हो चुका है और ये पावर असल में वही पावर था जो कि स्टार्टिंग में वो आदमी ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दी थी। और ये पंख को पाकर जल्दी से प्रिंस ऑफ डार्कनेस निकल पड़ता है क्वीन आयरिस को बचाने के लिए। और तभी हम लोग दूसरा सीमा को देखते हैं, जो कि द किंग ऑफ डार्कनेस को उल्टा सीधा कह देती है, जिस वजह से गुस्से में आकर डार्क किंग उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। और इस वजह से तो यहाँ पर सीमा का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे किंग ऑफ डार्कनेस अपने पावर का इस्तेमाल करके सीमा को डार्कनेस पे फेंक देता है, और यहाँ पर तो सीमा कुछ भी नहीं कर पा रही थी, जहाँ पर उसका माइंड पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन जब भी वो सामने की तरफ देखती है, वो अपने सामने क्वीन आयरिस को देखती है, और उसको यहाँ पर देखकर तो सीमा काफी ज्यादा हैरान थी। और तभी क्वीन ऑफ आयरिस सीमा से कहने लग जाती है कि असल में तुमको किंग ऑफ डार्कनेस ने ये गहराई में डाल दिया है। और उसका ये बात को सुनकर सीमा काफी जोर से चिल्लाता है और इतने में उसको होश आ जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ असल में उसका एक सपना था। और उसके यहाँ पर ठीक देखकर तो सभी नाइट काफी ज्यादा खुश थे। और तभी हम लोग दूसरे रूम और फाउंडर को देखते हैं, जिसके सामने आयरिस बैठी होती है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं फाइनली व्हाइट किंगडम को बचाने में कामयाब हो गई, क्योंकि यही लास्ट तरीका है डार्कनेस को रोकने का। और दूसरा हम लोग द प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से व्हाइट किंगडम की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने काफी सारे डार्कनेस आ जाती है। लेकिन इस बार प्रिंस ऑफ डार्कनेस थोड़ी ना रुकने वाला था, जहाँ पर वो अपने एक ही स्लैश के मदद से उस जगह के सभी डार्कनेस को खत्म कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा और इसी वजह से जो भी मेरे सामने है जल्दी से हट जाओ। और ये कहकर ही आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। और दूसरा हम लोग आयरिस को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहने लग जाती है कि व्हाइट किंगडम का यही अंत है, लेकिन जाने से पहले मैं डार्क किंग को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। दूसरा हम लोग प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, जो कि कहने लग जाता है कि कुछ ही हो जाए मैं आयरिस को प्रोटेक्ट कर ही रहूंगा। और तभी हम लोग दूसरा रॉयल नाइट और वैलेस को देखते हैं, और यहाँ पर तो उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई चल रहा था, जहाँ पर रॉयल नाइट उससे कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा, जिस पर वैलेस कहता है कि नहीं, मैं तुमको हरा दूंगा और तुमको हराने के बाद किंग ऑफ डार्कनेस का इच्छा भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर असल में वैलेस को भी पता नहीं है कि आखिरकार किंग ऑफ डार्कनेस क्या करना चाहता है, कि वो व्हाइट किंगडम के साथ साथ डार्क किंगडम को भी पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है। और तभी हम लोग दूसरा वो क्रिस्टल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा चमकने लग जाता है, और इतना ज्यादा चमकता हुआ देखकर रॉयल नाइट कहने लग जाता है कि क्वीन आयरिस कुछ भी हो जाए तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसके मदद से तुम्हारा जान भी जा सकता है। और दूसरे हम लोग सीमा को देखते हैं, और वो भी ठीक यही चीज चिल्लाती है। लेकिन तभी अचानक से रॉयल नाइट को कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है, और देखते देखते कुछ ही देर में उसके नीचे वाला जमीन पूरी तरीके से टूट जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी घर जमीन को और गिरने लग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये सारा कुछ तो रूइन ऑफ गॉड के वजह से हो रहा था। और दूसरा हम लोग किंग ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, जो कि चुपचाप ये सारा कुछ देख रहा था। और दूसरा हम लोग क्वीन आयरिस को देखते हैं, जो कि अपने आप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया था, और इसी वजह से आगे वो आसमान से नीचे गिरने लग जाती है, क्योंकि वो जो कैसल में था वो कैसल भी पूरी तरीके से टूट गया था। लेकिन जब भी वो अपने सामने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखती है, उसके आंखों में आंसू आ जाती है। और दूसरा हम लोग प्रिंस ऑफ डार्कनेस को देखते हैं, जो कि उसको बचाने के लिए काफी तेजी से उसके तरफ जा रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो क्वीन आयरिस को नहीं बचा पाता, जहाँ पर क्वीन आयरिस धरती के
अंदर जाकर उसके गहराइयों में जाने लग जाती है और उसको जाते हुए देखकर प्रिंस ऑफ डार्कनेस भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं क्वीन आयरिस नीचे गिरते गिरते एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और दूर से हम लोग किंग ऑफ डार्कनेस को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से व्हाइट किंगडम को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके अंदर से द प्रिंस ऑफ डार्कनेस निकलता है अपना स्वॉर्ड को लेकर, जहाँ पर वो काफी गुस्से से किंग ऑफ डार्कनेस के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो काफी गुस्से से कहने लग जाता है कि कुछ ही हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और आगे वो आयरिस को याद करते हुए अपना पावर को और भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से एक ही अटैक के मदद से किंग ऑफ डार्कनेस वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन पूरी तरीके से खत्म होने से पहले वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस से ये कहता है कि कुछ ही हो जाए मैं दोबारा वापस आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। लेकिन दूसरी साइड तो प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसको भाव ही नहीं दे रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े मैं तुमको ढूंढ कर रहूंगा आयरिस। और आगे ये सीजन के लास्ट में हम लोगों को प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि एक टापू के ऊपर पड़ा हुआ था और यहाँ पर तो वो असल में अपने बच्चे वाले शरीर में था। लेकिन तभी अचानक से वो अपने सामने क्वीन आयरिस को देखती है और दूर से हम लोग वही रॉयल नाइट को देखते हैं जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सीजन 2 भी आ चुका है, इसी वजह से अगर आप लोगों को सीजन 2 देखना है तो जल्दी से कमेंट और लाइक करो। तो मिलते हैं और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।